इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीरिया पर पढ़ दीजिए अब, क्योंकि सीरिया अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बशर अल असद की सरकार, आप मानिए या मत मानिए, मेरी नज़र में गिर चुकी है। बशर अल असद का पूरा परिवार और ख़ानदान सीरिया से निकल चुका है। बशर अल असद भी छुपे हुए हैं और ये कंफर्म नहीं है कि वो सीरिया में हैं या बाहर हैं। वहीं आपको बता दूं कि हाल ये है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क, ध्यान दीजिए, सीरिया की राजधानी दमिश्क पर रेबल्स का कब्ज़ा हो चुका है। जब मैं ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास सबूत है कि कई जगह पर सीरिया के राजधानी दमिश्क में इन रेबल्स ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब तक आप ये अपडेट देख रहे होंगे तब तक रेबल्स कब्ज़ा कर चुका होगा, क्योंकि कब्ज़ा करने की स्पीड इनकी काफ़ी तेज़ है। आपको बता दूं क्यों। ज़रा इस मैप को देखिए, ये हरे रंग में आप जो पार्ट देख रहे हैं ये कब्ज़ा हो चुका है। और आप जानते हैं कि पूरी तरह से सीरिया की जानकारी सबसे पहले आपको रज़ा गराफी ने देना शुरू करी। तो डे फर्स्ट से हम दिखा रहे हैं कि कब्ज़ा किस तरह से हो रहा है। ये हरे रंग के हिस्से को आप देखिए, निचले हिस्से में या 3 हिस्सा देखिए, ये है 1 2 3 जगह से सीरिया के अंदर घुसे हैं ये रेबल्स। जैसे जॉर्डन से भी घुस गए हैं, गोलान हाइट की तरफ से, यानी इज़राइल की साइड से, और जॉर्डन के मेन जो सटा हुआ इलाका है, जॉर्डन के दूसरा वाला एरिया, वहाँ से भी घुस गए हैं। ऊपर आप देख रहे हैं। कुल मिला के कहने का मकसद ये है, जो आप मैप में देख रहे हैं, कि इस वक्त सीरिया पर लगभग 70% रेबल्स का कब्जा हो चुका है। अब बहुत क्लियर हो चुका है सीरिया की फौज को कि वो जीत नहीं सकते। अब दमिश्क से भागते हुए और भागने से पहले सीरिया की फौज अपने हथियारों को खुद ही उड़ा रही है। एक अरब का किसी भी अरब ने साथ ना दिया। बड़े सोचने का मुकाम है ये कि बशर अल असद ने तुर्की से मदद मांगी कि आप इंटरफेयर कीजिए, इस चीज़ को रोकिए। तुर्की ने मना कर दिया, क्योंकि सारा खेल तुर्की का खेला हुआ था। इसी तरह से अरब से, तमाम अरब देशों से सीरिया ने, बशर अल असद ने हथियार मांगे। तमाम अरब देशों ने अपने छोटे भाई को हथियार देने से इनकार कर दिया और आज हम सीरिया का तख्ता पलट होता हुआ देख रहे हैं। इतना ही नहीं, चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। ईरान भी अब सीरिया का साथ मजबूरी में छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया एक तरफ, अरे जब करबला में सारे मुसलमान एक तरफ हो गए थे, सब यजीद की तरफ हो गए थे, और आधे से ज़्यादा को दुनिया में मुसलमान जो थे उनको पता नहीं था कि नबी के नवासे के साथ क्या होने वाला है, और जिनको पता था वो खुद यजीद की फ़ौज में थे, और जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे वो एकदम अनजान बने हुए थे, नहीं हमें नहीं पता, ये तो 2 बादशाहों के बीच की लड़ाई है, यजीद और इमाम हुसैन की लड़ाई है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं। ये वाला उन्होंने प्रोपेगेंडा खेलना शुरू कर दिया था। आज भी ऐसे बहुत मुसलमान हैं। मजबूरी में फिर क्या हुआ, इमाम हुसैन को तो पता था कि ये होना है, ये होना है। तो ऐसे ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे से सीरिया और ईरान जानते हैं कि अब आगे क्या होना है। अब हाल ये है कि सीरिया में सिविलियंस की जान को खतरा है। ऐसे में अब, क्योंकि सारी दुश्मनी रेबल्स को ईरान से है, पिछले 4 दिन से जो लोग अपडेट मेरी देख रहे हैं वो इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। नहीं समझ पाए हैं या आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। दोस्तों, सारा गुस्सा इन रेबल्स का सिर्फ ईरान के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का गुस्सा इन रेबल्स के अंदर है, क्योंकि ये रेबल्स अमेरिका के एक मकसद से आगे आए हैं कि भाई हम सीरिया की ज़मीन पर कब्जा करेंगे, यहाँ पर तेल के जो प्लांट है वो पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में जाएगा और अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा। इन्हीं रेबल्स के अंदर इजराइल का गुस्सा है कि बशर अल असद की सरकार को पलटना है और ईरान को पीछे खदेड़ना है। इन्हीं रेबल्स के अंदर तुर्की का भी मकसद है कि ये जो सीरिया की सरजमीन है, ये जो दमिश्क है, ये अलेप्पो है, ये तुर्की की ज़मीन थी, यहाँ पर तुर्की के झंडे लहराने चाहिए।
यानी तमाम आसपास के देशों के अपने अपने मकसद हैं। वो अपने अपने मकसद उन्होंने कई सारे संगठनों को दिए और उनसे कहा कि हथियार, अंधा पैसा और खुली छूट सब मिलेगी, जाओ और जो करना है करो। अब आप किसी को इतनी छूट दोगे तो किसी भी देश का तख्ता पलट होगा। इंशाअल्लाह हम तुर्की का भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम इज़राइल का भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम अमेरिका का भी देखेंगे, कभी ना कभी तो देखेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे। अब सिविलियंस की जान को ख़तरा है, तब ईरान ने पूरी तरह से अब अपने सैनिकों को और कमांडरों को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। अब आप ये कह सकते हैं कि ईरान ने सीरिया का साथ छोड़ दिया, लेकिन टेक्निकली छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर सीरिया की फौज खुद ही लड़ना नहीं चाह रही है, सीरिया की फौज खुद ही भाग रही है मैदान छोड़कर, तो दूसरे देश की सेना घंटा कुछ उखाड़ लेगी। ये बात समझने वाली है। लेकिन मेरे दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि ईरान ने अपने सीनियर कॉन्सुलेट, सीनियर अफसरों, सीनियर कमांडरों समेत तमाम लड़ाकों को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। अब जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये चंद तस्वीरें आप देख लीजिए। सीरिया के अंदर से बशर अल असद की जो सेना है, वहाँ की गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल मिलिट्री है, वो सेना सरजमीन अपना वतन छोड़कर भाग रही है। खबर ये भी है कि सीरिया की आर्मी के कमांडर सबसे पहले सीरिया छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। आपको ये दिख रहा है साफ कि सीरिया के फ़ौजी भाग रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान अपने फ़ौजियों को, IRGC के कमांडरों को सीरिया में तैनात रखे तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ ईरान कहलाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं जब 70% सीरिया पर आतंकियों का कब्ज़ा, रेबल्स का कब्ज़ा हो चुका है, तो अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे पहले आपको इसी नाचीज़ रज़ा गराफ़ी ने 5 दिन पहले बोल दिया था कि सीरिया के अंदर कब्ज़ा होगा। उसकी वजह यही है कि ये सीरिया के फ़ौजी लड़ने के बजाय ससुर के नाती भाग रहे हैं, तो इनकी मदद करने के लिए ईरान तो छोड़िए, शायद कोई और कभी आएगा ही नहीं। खैर, हाल ये है कि इमाम हुसैन की बहन, इमाम हजरत अली की बेटी बीबी ज़ैनब, जो इमाम हुसैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करबला में थी और वाक़े करबला के बाद जो जुल्म उन्होंने सहे, तारीख चीख चीख कर बताती है। उनका रोज़ा भी, उनकी निशानियां भी सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। आपको पता है ईरान के फौजी क्यों तैनात थे? ये करबला की निशानियों को बचाने के लिए दमिश्क में तैनात थे। बड़े दुख के साथ कहना और दिखाना पड़ रहा है। ये देखिए, ईरान के फौजी और कमांडर इमाम हुसैन की बहन के रोज़े को, बीबी ज़ैनब के रोज़े को आखिरी सलाम कहने आ गए हैं। यानी ईरान की फौज जो निकल रही है बीबी ज़ैनब के रोज़े को छोड़कर, तो आखिरी सलाम करने आई है। यानी बीबी ज़ैनब के रोज़े को अब छोड़ दिया जा रहा है यकतन्हा। ईरान पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अब ईरान जो वहाँ के मज़ारात हैं, शिरीन हैं, रोज़े हैं, उनको भी छोड़ रहा है। अब उनकी हिफाजत कौन करेगा? शायद इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। वहीं आपको बता दूं कि बशर अल असद के जो लड़ाके भी थे, जो अलग अलग संगठन के थे, जो बशर अल असद के लिए लड़ते थे, वो लड़ाके भी सीरिया छोड़कर इराक भाग रहे हैं। इसके अलावा आइए मैं आपको दिखाता हूं, सीरिया के दमिश्क यानी राजधानी के आसपास के इलाके पर लगभग पूरा कब्जा हो चुका है और दमिश्क के भी कई गांवों पर कब्जा होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कब्जे की सीरिया की राजधानी पर, देखिए।
مدينة الرهيبة. جايينكم. هربوا. الله أكبر. مدينة الرهيبة. جايينكم. هربوا. يلا هربوا. فرم. उधर रशिया, तुर्की और ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में, ये देख लीजिए, मुलाकात की है। और पहली बार रशिया और ईरान ने सीरिया से कहा है कि आप बात करना शुरू करो, इन रेबल्स, विपक्ष के लड़ाकों से बात करके कोई सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि आपके मुल्क के अब सिविलियंस खतरे में पड़ चुके हैं। लगभग सीरिया पर कब्जा हो चुका है। सीरिया की राजधानी दमिश्क को घेर लिया गया है। और जब तक आप ये अपडेट देख रहे हैं, सीरिया के अंदर तक ये लड़ाके घुस चुके होंगे। इजराइल ने रूस के अंदर घुसकर रूस को और ईरान को धमकाया। एक इजराइल की डेलीगेशन पहुंची मॉस्को और इस सीरिया के मुद्दे पर बात करी, और सीरिया को लेकर मॉस्को के अंदर से खड़े होकर इन इजराइल ने धमकी दी ईरान को कि अगर ईरान ने अपनी फौज भेजी सीरिया में या कोई मदद भेजी तो हम सीधा हमला ईरान पर करना शुरू कर देंगे और सीरिया में भी हम हमले करेंगे। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बशर अल असद से मुलाकात की थी कल, यानी कल तक ये दमिश्क में मौजूद थे और ईरान के टॉप लीडर भी आए थे। अब नहीं पता कि अब ये लीडर कहाँ हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर वापस चले गए होंगे, लेकिन बशर अल असद कहाँ है नहीं मालूम। उधर डोनाल्ड ट्रंप का भी पहला बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशिया को सीरिया में और यूक्रेन में बड़ा नुकसान हो रहा है। यह हमारे लिए अच्छी खबर है और रशिया बहुत जल्द सीरिया से निकल सकता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका को इन्वॉल्व इस मैटर में नहीं होना चाहिए और ईरान और दूसरे भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। बेहतर यही है कि अमेरिका इस मुद्दे में इन्वॉल्व ना हो। उधर पूरी दुनिया में इन रेबल्स के समर्थकों की कमी नहीं है जो यूरोप पसंद हैं। अब लंदन की ये तस्वीर देखिए। लंदन में रूस की एम्बेसी के बाहर वो जो रेबल्स हैं उनके अपने झंडे आप देख सकते हैं। अपने झंडों के साथ वो बशर अल असद के खिलाफ सड़कों पर है लंदन में और मांग कर रहे हैं कि रेबल्स का सपोर्ट किया जाए, रेबल्स की सरकार बनाई जाए। ये सोचने वाली बात है। ऐसे तो फिर कोई भी संगठन दूसरे देशों से हथियार लेगा, सपोर्ट लेगा और झुंड में इकट्ठा होकर एक देश में घुसकर तख्ता पलट कर देगा। फिर सवाल यह है कि अपने अपने मुल्क पर भी ये मामला रख कर देखो। कल चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिलकर लाख रुपया महीना ऑफर करें बेरोजगारों को और ऐसे लोगों की झुंड बनाएं, ऐसे लोगों का पूरा फौज जत्था तैयार करें और भारत में घुसा दें और फिर भारत के तख्ता पलट की हरकत होना शुरू हो जाए, हमारी फौज पर, हमारे घरों पर कब्जा होना शुरू हो जाए, तो विदेश में रहने वाले लोग किसका साथ देंगे? भाई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का और यूएन के हिसाब से ये भी गलत होगा कि भाई भारत के साथ गलत हो रहा है। तो आज अगर बशर अल असद के खिलाफ आप कमेंट कर रहे हैं या बशर अल असद के खिलाफ कुछ कह रहे हैं या वहाँ के कब्जे को सही ठहरा रहे हैं, तो फिर अपने लिए भी यही सोच रखिएगा, अपने मुल्क के लिए भी यही सोच रखिएगा। दोस्तों, तरीके बहुत होते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? अरे भाई, बशर अल असद की सरकार से तुम्हें दिक्कत है, तुम चुनाव करवाओ, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, वहाँ करवाओ बैलेट पेपर से चुनाव और जो जीते वो सरकार बनाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ मकसद अमेरिका, इजराइल और तुर्की का अपना अपना है, जो मैंने आपको बता दिया है। सुबह ही सुबह भोर में ये अपडेट दे रहा हूँ। जब तक आप उठ रहे होंगे तब तक सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा लगभग हो ही चुका होगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।